काउंसलर का क्या रोल होता है एंड स्कूल में काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? उसका इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली और पर्सनालिटी। जब भी स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रेस आ ही जाता है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करती हैं? जब तक हम स्ट्रेस ना लें तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। पॉजिटिव में लोगे तो क्वालिफाई ज़रूर करोगे, अगर नेगेटिव में लोगे तो जो याद भी किया होता है तो वो भी भूल जाएगा। उनको हर एक चीज़ अभी बोला नहीं जाता है, वो सामने दिया जाता है। ठीक है। हर स्टूडेंट की अपनी एक स्टोरी होती है। कोई अपनी पढ़ाई को लेकर प्रेशर में होता है, कोई अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है एंड कोई अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और ऐसे वक्त में काउंसलर सिर्फ एडवाइस नहीं देता, बल्कि उस वक्त में उनके इमोशन को भी समझने की कोशिश करता है। एंड आज हम बात करेंगे स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से और जानेंगे कि स्टूडेंट काउंसलिंग स्कूल्स में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इकरा मैम, जो कि करंटली इस टाइम पे केंद्रीय विद्यालय बारामूला में काउंसलर का काम कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि काउंसलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो इकरा मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्टेशन। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी फॉर हैविंग मी। ओके, सो इकरा मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि काउंसलर का क्या रोल होता है एंड स्कूल में काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए मीनाक्षी जी, आपका पहला ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि काउंसलिंग क्यों है और क्या है। सबसे पहले काउंसलिंग होती क्या है जी, और स्पेशली इन स्कूल्स। काउंसलिंग स्कूल्स में सिर्फ काउंसलर का एक काम नहीं है स्कूल में कि वो बच्चे का सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, यस, बल्कि उसका काम है बच्चे का रेगुलेशन करना। इन व्हाट सेंस? उसका इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली और पर्सनालिटी। और ये सारी चीज़ें एक काउंसलर को देखनी है। बच्चा सिर्फ काउंसलर का काम ये नहीं है कि उसको एकेडमिक साइड से देखना है। काउंसलर का काम है कि उसको बच्चे का वेलबींग देखना है, मेंटल हेल्थ देखना है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि जो इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं उनको रेगुलेट करना, उनको सही पाथ दिखाना, उनको सही और गलत में फ़र्क कराना, ये सब एक काउंसलर का काम है। उनको अर्ली इंटरवेंशन करना। आजकल हर बच्चे में कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन पाया जाता है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन का बढ़ता हुआ अर्ली साइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी। अर्ली कैसे हम साइंस पेरेंट कैसे देख सकता है? फॉर एग्जांपल, बच्चा घर जाता है स्कूल से, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं पेरेंट्स, देख रहे हैं कि बच्चे में चेंज आ रही है। चेंज इन व्हाट सेंस? कि उसके खाने पीने में चेंज आ रही है, उसके सोने में चेंज आ रही है, ठीक है, स्लीपिंग साइकिल में चेंज आ रही है। उसके बाद उसका खेलना, उसमें चेंज आ रही है। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना, उसमें चेंज आ रही है। वो सही से जैसे वो खुल के बात करता था वैसे नहीं कर रहा है। ठीक है। ऐसी कुछ साइंस हैं जो कि पेरेंट को देखना चाहिए। अभी तो हम स्ट्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी एग्जाम्स होते थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस खुद ब खुद ही डेवलप हो जाता था कि पता नहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्वेश्चन पेपर पता नहीं कितना टफ आएगा। तो ऐसे में जब भी स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रेस आ ही जाता है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात, स्ट्रेस अच्छा है, ठीक है, बट स्ट्रेस दो टाइप्स के हैं। ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है। जब तक हम स्ट्रेस ना लें तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो दैट्स नॉर्मल। बट जब ये नेगेटिव हमारे अंदर आ जाता है, जब ये एक्सेस हो जाता है, तो इसके लिए काउंसलर का काम है एक स्कूल में प्रोग्राम, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें बच्चों के लिए। उसमें उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएं, ठीक है, और साथ में उनके लिए स्पोर्टिंग प्लान बनाएं फॉर स्टडीज़। ठीक है, स्टडी प्लान बनाएं, ठीक है, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर एक प्रॉपर वे बनाएं, उनका टाइम टेबल सेट कराने में हेल्प करें, उनको स्टडी मटेरियल्स दें, उनको रेगुलेट करें, उनको बताएं कि आप स्ट्रेस ना लें। फॉर एग्ज़ाम कल है, आप स्ट्रेस, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम लेंगे उतना ज़्यादा हम भूलने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही कही कि जब तक आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो तब तक पढ़ाई की भी नहीं जाएगी, क्योंकि इंसान को बहुत अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। लेकिन स्ट्रेस अगर ज़्यादा भी लोगे तो आपको जो याद किया भी होगा ना तो वो भी नहीं याद रहेगा। तो इसलिए स्ट्रेस लेना है, लेकिन दो वे में, एक नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव में लोगे तो क्वालिफाई ज़रूर करोगे, अगर नेगेटिव में लोगे तो जो याद भी किया होता है तो वो भी भूल जाएगा। तो इकरा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वेरी इंटेलिजेंट होते हैं और एक लो एस्टीम होते हैं। तो जो लो एस्टीम होते हैं तो उनके लिए आप क्या चीज़ें वैसी करती हैं जिनसे वो लोग भी पॉजिटिव रहते हैं और पेपर में क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं?
हाँ जी बिल्कुल। देखिए अभी मैं स्कूल में काम कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसे बच्चे काफ़ी सारे आते हैं जिनका लो सेल्फ एस्टीम है। तो उनके साथ बात करके फिर ये पता चलता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। पहले हमें देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ, सही है, ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये रीज़न है, एक तो क्लास में वो कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो घर से ही हो जाता है। ठीक है, तो फिर एक काउंसलर का काम क्या है, मेरा काम क्या है, पहले सबसे पहले फिगर आउट करना कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही है। देन उसके बाद स्टेप 2 ये है कि फिर उसको बच्चे को बोलना कि आप में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है। हाँ, ठीक है, उस पे काम करना है। ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे गोल्स देने हैं उसको। ठीक है, और उस गोल्स पे उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अप्रिशिएट जब हम करेंगे, जब उसको लगेगा कि नहीं मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो जो लो हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी बच्चे में ये ऐसी दिक्कतें हो जाती है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल लोनली फील करता है। सही है, ठीक है, वो अपने आप को अलग कर देता है, वो खुद को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो बच्चे में, तो इसके लिए रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, और अगर हम उनको हमेशा वही क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये वीक है, इस पे इतना फोकस नहीं देना है, ये नहीं कर पाएगा, तो उससे बच्चा क्या होता है, हमेशा डाउन होता जाता है। लेकिन जब हम उसको छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि मेरे में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है। सो इकरा मैम, आजकल जेनजी टाइम चल रहा है, बच्चों में पेशेंस नहीं रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है। तो उस चीज़ के लिए आप, क्योंकि स्कूल में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, एग्रेसिव बिहेवियर आप बच्चों का देखते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप कौन से स्टेप्स लेते हैं ताकि वो चीज़ें जो है कंट्रोल में रहे? देखिए आपने सही बोला, ये जेन जी है, जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या है, हर स्कूल में जेन अल्फा भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं, तो वो तो एक्सट्रीमली, वो क्या बोलते हैं, वो हाइपर एक्टिविटी में रहते हैं। ठीक है, तो एग्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है कि पेशेंस, उनको पता नहीं है पेशेंस क्या है। ठीक है, उनको हर एक चीज़ अभी बोला नहीं जाता है, वो सामने दिया जाता है। ठीक है, अभी वो कुछ मांगते नहीं है, उनके पेरेंट्स सामने ला के देते हैं। ठीक है, वही फिर वो एग्रेशन उनका बिल्डअप होता है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, फिर स्कूल में भी यही सब होता है, क्योंकि उनमें वो पेशेंस नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है कि हम कैसे स्कूल में बिहेव करें, कैसे क्या करें। तो इनके लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले तो जो इनका एग्रेशन कम करने के लिए, सबसे पहले तो हम तो पर्सनली बच्चे के पास जाके उनको बुलाते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है ये टीचर करते हैं जी, क्योंकि उनका ज़्यादा रोल है, वो क्लास में उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ठीक है, वो जब कंप्लेंट करते हैं कि ऐसे बच्चा है, ऐसे एग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो मैं पर्सनली जाके क्या करती हूँ, बात करती हूँ, और कामली बात करनी है। ऐसा नहीं कि डांट फटकार करके उसको बोलना है, नहीं। तो हमारा काम क्या है, कामली बात करना है, पॉजिटिवली बात करनी है, बेटा ऐसा क्यों हो रहा है। तो और मैंने ये देखा है कि मेरे साथ तो बच्चे सभी शेयर ही करते बातें। ठीक है, ऐसा ही माहौल बनाना, क्योंकि वैसा ही माहौल बनाना पड़ता है, हमें सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट फील कराना है बच्चे को। उसको बोला जाता है कि बेटा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में हमें देखना है कि ये ट्रिगर कहाँ से हो रहा है। ठीक है, कौन किस पॉइंट पे ये ट्रिगर हो रहा है, कहाँ से एग्रेशन आ रहा है। ठीक है, जब ये बात पता चल जाती है, उसके बाद टीचर और पेरेंट के साथ मीटिंग करके फिर उसका ये प्लान बनाया जाता है, इंटरवेंशन प्लान बनाया जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये एग्रेशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो और उस पे काम किए जाते हैं। अच्छा, तो इकरा मैम, आप मुझे बताइए कि बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है? मैं बोलती हूँ कि 110% पेरेंट्स का रोल है, बिकॉज़ हम क्या देखते हैं, पेरेंट्स जो है अभी आजकल, तो आगे का पीछे का तो हम छोड़ ही देते, अभी पे करंटली प्रेजेंटली हम फोकस करते हैं। उनका इमोशनली वो बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच है पेरेंट्स के साथ। ठीक है, बट क्या होता है, विद इन टाइम पेरेंट्स और बच्चों में क्या हो रहा है, एक वॉल खड़ी हो रही है। वॉल कैसे खड़ी हो रही है, क्योंकि जनरेशन गैप है, काफ़ी जनरेशन गैप है। ठीक है,
जो जेन ज़ीज़ है, जेन अल्फ़ा है, उनकी डिमांड्स अलग हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच अलग है, ठीक है। तो दोनों की सोच नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इमोशनली अब कहाँ पे है, अब पेरेंट को, अब बच्चा है, बच्चे को तो नहीं बोलेंगे तुम समझो, ठीक है। समझना किसको है? पेरेंट्स को समझना है। पेरेंट्स को समझना है कि बच्चे को क्या चाहिए, कैसे देना है हमें। ऐसा नहीं है कि बच्चा मांग रहा है तो हमें सब कुछ देना है, बट उसमें एक हम बोलेंगे ना कि रेगुलेशन रखना है कि हमें कब देना है, ठीक है। एज अ रिवॉर्ड देना है, रेनफोर्स देना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनली उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। इमोशनली ऐसे सपोर्ट करना है, बच्चा अगर स्कूल से घर आ रहा है तो बच्चा आके ही बोलना चाहिए पेरेंट को कि आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसा माहौल घर में बनाना है कि फ्रेंडली रहे बच्चा और पेरेंट। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में, बच्चों में ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों जो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करे घर में, वो सब कुछ बोले आकर। बिल्कुल, वो सब कुछ आके घर में बोले कि आज मैंने ऐसे पढ़ा, टीचर ने ऐसे बोला, मैंने ये खाया, उसने ऐसे बोला, ठीक है। हर एक बात बोले। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो शाम को हम डिनर करते हैं, फिर बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है, पेरेंट बोलता है चुप कर, ठीक है, चुप कर, मैं परेशान हूँ, मैं ऑफिस से आया, मैंने ये काम किया, ठीक है, चुप कर, दिमाग खराब कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, बच्चे को वहीं से हम कर रहे हैं कि नहीं तू चुप कर, वहीं से ट्रिगर कर रहे हैं कि आप बच्चे को कंट्रोल पोजीशन में ला रहे हैं, ठीक है। बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, उसको छोड़ना है, उसको बोलने दो, ठीक है। जितना ज़्यादा बोलेगा वो उतना घर में हेल्दी रिलेशंस रहेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। ये चीज़ इकरा मैम ने तो बिल्कुल सही कही। जब भी बच्चा स्कूल से आता है, कोई भी एक्टिविटी करके बाहर से घर आता है, तो पेरेंट्स को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर बच्चा जो है बेझिझक अपने पेरेंट्स के साथ वो बात डिस्कस कर सके। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा फ्रेंडली माहौल घर में होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है हमेशा फ्री रहता है और कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी और डिप्रेशन अटैक नहीं करता है। तो लास्टली एक मैसेज आज के पेरेंट के लिए, आज के टीचर्स के लिए और आज के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, मैं सबके लिए एक ही बात बोलूँगी कि जो हम मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम लोग बोलते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए सभी बात करिए, इसको नॉर्मलाइज कीजिए। नॉर्मलाइज ऐसे कीजिए जैसे हम फिजिकली हम बीमार हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, वैसे आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कीजिए। स्कूल में, कॉलेज में, हर एक घर में, हर एक के पास ये नॉर्मलाइज कर दीजिए। क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है, अभी भी हम इस टॉपिक से बहुत पिछड़े हुए हैं। सही है। सभी इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी है, ठीक है। ये अलग अलग इसमें डिसऑर्डर्स है, इलनेस है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को नॉर्मलाइज कीजिए। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, आज अपना प्रेशियस टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट स्टेशन में आए और अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थी इकरा मैम जिनसे आज बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इनने काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए चेहरे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें रेडियो बारामूला।